गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर चलते चलते आ गया वॉल्यूम 1 के फर्स्ट एंड तक ग्रेविटेशन। आज ग्रेविटेशन के कुछ बेशुमार बेहतरीन सवाल अच्छे हैं जो एससी वर्मा से हैं। आज के वीडियो सभी के लिए फिर ग्रेविटेशन के बहुत अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आया हूँ। कंसेप्ट क्लियर होगी बात बन जाएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी आप अटक जाओगे। अगर आपके आंसर डिसमैच होते हैं, हालांकि ज़्यादा सवाल बच्चों के फंसे नहीं हैं, प्रदीप ने थोड़े ही सवालों को फंसाया है। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डराइव एन एक्सप्रेशन। चलो एक डेरिवेशन मिल रहा है आपको इस चैप्टर में, सारे डेरिवेशन से हट करके। डराइव एन एक्सप्रेशन for the gravitational field due to uniform rod of length L and mass capital M at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center। अच्छा, मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। इस यूनिफॉर्म रॉड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डी डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट है P, यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड चाहता हूँ। तो इस रॉड की पूरी लेंथ L है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर दी गई है, तो L/2, ये भी बेसिकली L/2। यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो बहुत आसानी से लग जाएगा। आपको पता है ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो ऐसे केस में हम इस पूरे रॉड के dm मास को लेंगे। आपको तो पता ही होगा कि इंटीग्रेशन में इस पूरे रॉड के पार्ट को हमें क्या लेना पड़ेगा? छोटे क्या कहते हैं, छोटी सी पॉइंट पोजीशन, पार्ट की पोजीशन हमें लेनी होगी, जिसको हम dm कहते आए हैं, जिसको हम dm कहते आए हैं। अब dm की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो सारा खेल सेट हो जाए। तो dm हम आपको तो पहले भी सिखा चुके हैं। dm इज इक्वल टू क्या? पूरा मास अपान पूरी लेंथ इंटू x। लो, और मान लिया है हमने कि ये सेंटर से x डिस्टेंस पर मेरा ये छोटा वाला एलिमेंट है। तो इस छोटे एलिमेंट की वजह से मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड का कंपोनेंट। तो इस पॉइंट पर हमेशा ही अट्रैक्शन की लगेगी I। ग्रेविटेशन इंटेंसिटी को हम लोग I कहते हैं, या अगर आपका मन करे तो आप उसे E कह सकते हो। वैसे हम लोग इस चैप्टर में I कहते आए हैं, तो I कहेंगे, नहीं तो E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाया करती, इसलिए ज़्यादा चिंगी पिंगी नहीं करते हैं। लो भैया, कंपोनेंट तोड़ने की बारी आएगी। इस एंगल को थीटा कह देता हूँ मैं। तो मुझे तो इस डायरेक्शन में चाहिए होती है, इससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये I है तो इसको मैं I cos थीटा कहूँगा। और I जो है इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से है, तो मुझे अगर चाहिए इस पॉइंट पर I रिजल्टेंट, यानी I एट द एक्सिस आल्सो, इस डायरेक्शन में, तो उसको मैं कहूँगा I cos थीटा। और I की वैल्यू हो जाएगी G, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का मामला है, तो G dm, gm अपान r स्क्वायर होता था, अपान इस dm की वजह से डिस्टेंस निकालूंगा, तो इसको x कह लिया है मैंने। मैं सामने जाता हूँ तो इस डिस्टेंस को d कहाँ हूँ, तो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो उसका जब रूट होगा कैपिटल Gm अपान r स्क्वायर होता था फार्मूला, तो यहाँ पर हमने उस क्या कहते हैं, रूट को हटा दिया, cos थीटा। अरे यार, स्क्वायर से रूट हट जाएगा यार, टोपा हो गया इतने। हाँ, ये लो। और cos थीटा बाबू बेस अपान हाइपोटेन्यूस। तो इसमें hमें थीटा कहाँ से देखना है? इससे लोकेट करना है हमें। ये डिस्टेंस d कहाँ से लिया था? एक मिनट। d फ्रॉम सेंटर। अच्छा, d फ्रॉम सेंटर निकाल लो, यही तो मेरा थीटा होगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। आपको तो पता है कि I के चक्कर में आए हैं, तो ये I थोड़ी ना होगा, di रहा होगा, या सीधे सीधे अब I एट द एक्सिस लिखा रहने देता हूँ मैं। तो इसका तो इंटीग्रेशन अवश्यंभावी है। कैपिटल G कांस्टेंट है,
डीएम की जगह अभी मैं वैल्यू रखने वाला हूँ यहाँ पर एक स्टेप में। आई एट द एक्सिस, ये डेरिवेशन है, मैं तो डेरिवेशन के तरीके से करा रहा हूँ। कैपिटल जी कांस्टेंट हो जाएगा, डीएम की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो m/l हो जाएगा, वहाँ dx जाएगा, स्मॉल डी भी कांस्टेंट है तो स्मॉल डी को भी बाहर निकाल लूँगा। मेरे को इंटीग्रेशन करने के लिए बचेंगे साहब dx अपान में x² प्लस d² की 3/2 पावर। अब आप हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोगों में आते हैं तो तुमको पता है जो ये स्मॉल एलिमेंट है 0 से l/2 तक जाएगा, तो मैं पहले इधर की वजह से निकाल रहा हूँ, मेरा रिजल्ट मेरे सामने आएगा, क्योंकि ये dx जो एलिमेंट है वो इतनी डिस्टेंस के लिए तो फॉलो करना है आपको, और फिर उतना इधर के लिए है तो वो पूरा एक यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो 0 to l/2, अब dm की जगह पर dx अपान फलाने हो, क्योंकि वही m/l मैंने बाहर कर लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन हमारे बच्चों को आता है, dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल D के टर्म्स में और कैपिटल L के टर्म्स में फाइनल वैल्यू आ रही होगी। चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में G आ रहे हैं, M आ रहे हैं, कैपिटल G आ रहे हैं, M आ रहे हैं, L आ रहे हैं, D आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन होगा यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको t मानना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का मामला है। जब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आंसर मैच ना करे, सच आंसर जिम्मेदार हैं। दैट्स अ ग्रेट कंसेप्ट एंड दिस इज़ द सिलेक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। बस आप इंटीग्रेशन एक स्टेप करेंगे, जैसे आप लगाएंगे लिमिट वैसे आंसर आ जाएगा। ये एक डेरिवेशन है, बहुत बार इस डेरिवेशन को मैंने रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद प्रदीप का अगला जंप क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 20 था। 21, 26, 28, 30 और 35 इतने सवाल थे, सभी आज मैं बता करके, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, लंबा नहीं होगा, 1 घंटे नहीं चलेगा आज ही काम। मुझे अंदाज़ा है कि ये सवाल लगाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, फिनिश हो गया। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है प्रदीप, और तो कोई सवाल भेजा नहीं है। 20 नंबर सवाल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द रीजन इज गिवन बाई N पर किलोग्राम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q होती है, ये होता है F/m। आई लिखते हैं तो कह रहा है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, नहीं F/m नहीं है, W/Q, W/m, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट रीजन इज गिवन बाई 20 न्यूटन पर किलोग्राम ब्रैकेट में x + y, सो दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बाबू ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को मैं फार्मूले से लिखा हूँ लगातार चैप्टर्स में, -Gm/r। ये 20 है, न्यूटन है, अपान किलोग्राम है, और XY के बारे में बोला है मीटर है। तो सुनो, कैपिटल G की डायमेंशन अगर आपको याद ना आती हो तो पहले निकाल लीजिए, अगर आपको याद ना आए तो कैपिटल G की डायमेंशन निकालिए। mLT की पावर -2 हो गया फोर्स, L² और हो गया तो L³ अपान m। कैपिटल G की डायमेंशन आपके हवाले करता हूँ, m की पावर -1, L³ T की पावर -2, ये कैपिटल G की डायमेंशन है। m फॉर मास, r फॉर लेंथ, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। L² T की पावर -2, इधर बाईं साइड में 20 की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये न्यूटन यानी फोर्स है, mLT की पावर -2, ये किलोग्राम यानी मास है। और आपको डायमेंशन पढ़ाते हुए हमने बताया है, दो फिजिकल क्वांटिटी जब ऐड करके लिखी जाती हैं, सब्सट्रैक्ट की जाती हैं, तो उनकी डायमेंशन सेम होती है।
तो यहाँ x और y दोनों पोजीशन या लेंथ हैं, तो 2x 2l या 2y तो हम लिखेंगे नहीं, तो डायमेंशन के रूप में जब जाएंगे तो केवल एक ही l। चेक करो, l स्क्वायर t माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। 20 का फर्स्ट वाला पार्ट लग गया है, जो कि बहुत ही सरल था। डायमेंशनली दोनों तरफ बताना था कि वेरीफाई करके बताओ सही है कि नहीं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट एक्स वाई, लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई जे के। ओहो हो बेटा, करजवा मोर राजा, भूल गए का सब। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक वाले का ये रिलेशन हुआ करता था dv/dx, और जब मैं y एक्सिस में जाता था तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो भुगतोगे। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फाइंड द, हमें वोल्टेज दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ज़रूरत है, तो वोल्टेज को डिफरेंशिएशन करना मांगता है, तो आंसर भी तो आता है राजा। वोल्टेज को ग्रेविटेशनल फील्ड में मांगता है तो आंसर भी तो आता है। बड़े टोपा आदमी हो यार तुम लोग। हाँ, क्या चाहते हो आखिरकार? पढ़ा चुका हूँ, वही फॉलो करिए मालिक। ये मेरा एक्स एक्सिस का वोल्टेज है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, इसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। हम इसका आंसर आपके सामने रख देंगे अभी, एक ही मिनट लगेगा, एक ही लाइन का खेल है, कुछ ऐसी बात नहीं है हमारे पास इस सवाल को लगाते हुए। हैं जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y वाला फंक्शन हो जाएगा, x एज ए कांस्टेंट होगा। इतना बढ़िया एक सवाल क्लास 12th में बताए थे, बस वही चलना है दोस्त। ऐसा कभी कभी दुखी कर डालते हो, माइनस साइन हो भी करता है, तो x वाले पोर्शन में x का आएगा, y वाले पोर्शन से y का आएगा, तो x वाले पोर्शन से माइनस का 20 हो जाएगा, x एक्सिस में जाएंगे i हो जाएगा। y वाले को y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो x वाला पार्ट है ये कांस्टेंट ट्रीट होता है, पहले भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम सुनोगे कहाँ मेरी बात। y का 1 हो जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन इंटेंसिटी चाहिए तो x एक्सिस वाली माइनस का 20 i आ गई है, y एक्सिस वाली माइनस का 20 j हो जाएगी। बोलो लग गया कि नहीं? सवाल ख़त्म हो गया कि नहीं? बड़े घनचक्कर आदमी हो यार तुम लोग। इसके बाद कह रहा है इफ द 0.5 किलोग्राम मास कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हे धर्मात्मा, I बराबर F/m होता है, तो F बराबर I इंटू m नहीं हो जाएगा? अरे मालिक, जौन इलेक्ट्रिक में रहा वही मैग्नेटिक, वो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन में है। I मैंने पाया है, आंसर आपका लाया है, m यानी वही 0.5 यानी 500 ग्राम है, और आंसर को एज इट इज रखवा दीजिए। नहीं समझन का यार? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती थी तो x वाली dv/dx, y वाली dv/dy, तो आज भी तो वही करना है मालिक। वोल्टेज दिया है, डिफरेंशिएट कर दो। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y z एज ए कांस्टेंट होते हैं, जब y के रेस्पेक्ट में करते हो तो x y एज ए कांस्टेंट होते हैं। और जब अरे यार एक सवाल एग्जाम्पल नंबर 7 अपनी कुमार मित्तल में कक्षा 12 में, जिसमें वोल्टेज की इक्वेशन देता है ऐसे 20xy, ये 18yz और ये कुछ ऐसे करके,
तो जिसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कहा करता था। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 था ना, बिल्कुल 20i + j 10/√2, बिल्कुल एक आंसर ये है और एक आंसर ये। फोर्स की वैल्यू 10/√2, एक्स एक्सिस में फोर्स ये लगेगा, वाई एक्सिस में ये लगेगा, 10 ये भी आएगा, 10 ये भी आएगा, एक्स अक्ष में 10, वाई अक्ष में 10, तो 10 का परिणामी 10√2। एक्स में एक नेगेटिव 10 जा रहा है फोर्स, ये वाई के नेगेटिव में 10 जा रहा है, ये भी 10, ये भी 10, तो ये 10√2। अरे हो गया, इसका रिजल्टेंट निकाल लो भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सवाल नंबर 21, करेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ई सो दैट नो वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हे महात्मा, हे धर्मात्मा, इन सभी सवालों को मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना बढ़िया बताया, एक ना क्लीन कंसेप्ट दिया था। एक सवाल एग्जाम्पल 4 ही था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एकदम मन दुखी कर दे रहे हो बे तुम लोग। हाँ, कुमार मित्तल में एग्जाम्पल 4 था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। एक आवेशित कण को ए से बी ले गए हैं, फिर बी से सी ले गए हैं। हमसे पूछा था यहाँ वी ए बी बताओ, वी बी सी बताओ, वी सी ए बताओ। तो हमें केवल ये देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का क्या चक्कर है। क्यों? अगर आप ई के बारे में बात करते हो, एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस में dV/dx देखना है। अगर वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वाई एक्सिस का dV/dy देखना है। जेड एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जेड एक्सिस में चेंज होने वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही बताया है, यहाँ भी यही बता रहा हूँ, सुनो पढ़ो। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी जगह पर 2i + 3j। जरा देखना, जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसका वेक्टर 2i + 3j है। 2i + 3j, x में 1 2, y में 3। जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इन 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, माने ऐसे जा रही है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है, I 2i + 3j। और क्या कह रहा है? सो दैट नो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन ए पार्टिकल, यानी m मास का कोई पार्टिकल, एक लाइन दिया है 3y + 2x = 5। मैं इस लाइन का इक्वेशन अगर आपसे कहता कि क्या होगा, तो आप बताते y - y1, y2 - y1, x2 - x1, x - x1। यानी कुल मिला के इस लाइन का स्लोप होता 3/2। और पार्टिकल को जिधर जाना है जरा उस लाइन का भी स्लोप फाइंड आउट करो बाबू लोग। y = mx + c, तो -2/3x + 5/3। आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि जो पार्टिकल है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। पार्टिकल का मोमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के लंबवत है, ग्रेविटेशनल फील्ड के लंबवत। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है और ये पार्टिकल ये चिल्ला रहा है इस रेखा के अनुदिश आएगा। पार्टिकल का मोमेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90 हो गया है, थीटा 90 हो गया है। देख रहे हैं, इस लाइन का स्लोप 3/2 है, इसका स्लोप -2/3 है। तो अगर आपको याद होगा, मैं इस तरह का एक सवाल बनाया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो गिवन थी, और हमारा पार्टिकल जब ऐसे जाता था, हमसे ΔV पूछता था, तो E बराबर रिलेशन होता था ΔV/ΔX। तो जब x एक्सिस के कंपोनेंट में चेंज नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ΔV 0 हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमें देखने में लग गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और बॉडी के पार्टिकल का मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार मैग्नेट, वो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड और पार्टिकल का मोमेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया है। जब परपेंडिकुलर हो गया है तो हमसे पूछा गया है सो दैट द नो वर्क डन,
वर्क डन के बारे में क्या होगा, यानी फोर्स ऐसे लग रहा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है और चल ऐसे रहा है, तो फोर्स और मोमेंट के डायरेक्शन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 एक कह रहा है बॉडी स्ट्रेस्ड ए स्प्रिंग बाई पर्टिकुलर लेंथ एट द अर्थ सरफेस एट इक्वेटर। ओके, एट व्हाट हाइट अबव द साउथ पोल विल बी स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग बाई सेम लेंथ एज्यूम द अर्थ इज स्फेरिकल। सुनना भैया, सवाल समझ नहीं आया हमें लगता है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हूँ, लगाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पढ़ने से अभी हमको भी बहुत क्लियर नहीं हुआ है। जो भी कहा है वो ऐप बनाता हूँ। ये मेरी अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है और ये अर्थ का पोल है। बॉडी स्ट्रेच ए स्प्रिंग बाई पर्टिकुलर एट अर्थ सरफेस एट इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर पर जी की वैल्यू होती है जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इक्वेटर पर कास स्क्वायर लेमडा जो होता है, लेमडा की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर होती है 0 तो कास 0 की वैल्यू 1। इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है तो यफ बराबर के एक्स या के वाई कह दो और यफ बराबर यम जी, यफ बराबर यम जी। तो यहाँ जी की वैल्यू जी डैश और जी डैश की वैल्यू आर ई इस ओमेगा स्क्वायर कास आर ई ओमेगा स्क्वायर सॉरी। यहाँ पर इक्वेटर पर जी की वैल्यू जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग स्ट्रेच होता है वाई। अब करें पोल से कितना ऊपर जाएं, पोल से कितना ऊपर जाएं, द बॉडी स्ट्रेच स्प्रिंग एट व्हाट हाइट अबव द साउथ पोल विल स्ट्रेच द सेम स्प्रिंग। स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच हो जाए, तो स्प्रिंग उतना ही स्ट्रेच हो जाए तो के वाई सेम रहे, लेकिन हम कितना ऊपर जाएं, तो जी की वैल्यू में ऊपर जाने पर कमी आती है। तो ऊपर जाने पर हमने एक सूत्र बताया था जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाएं तो 1 प्लस एच अपान आर की पावर -2। हमको पता है बहुत ऊपर नहीं जाना है क्योंकि ये वैल्यू में चेंज इतना कम होता है, ओमेगा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि, तो ये वैल्यू इतनी कम होती है। देखो इक्वेटर पर 9.8 और पोल पर 2.10 तो 0.2 का फ़र्क आता है, यानी ये वैल्यू एच अपान आर काफ़ी छोटी राशि होगी तो घात को आगे ले आते हैं। ये तो बहुत टेक्नोलॉजी बताई है। तो जब आप ऊपर चले जाओगे तो यम यम रहेगा, पोल से ऊपर जाओगे तो जी की जगह पर जी और ब्रैकेट में माइनस जी 2h अपान आर ई, 2h अपान आर, यहाँ भी आर ही लिख दो। अब हमसे पूछा इतना है कि कितना ऊपर जाएं तो जी की वैल्यू में चेंज ना आए। और कोई डेटा? अच्छा ठीक है, हो गया। फिर स्प्रिंग में स्ट्रेचन उतना ही हो, इसको 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 काट डालेंगे, लिखेंगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इज इक्वल टू जी माइनस जी 2h अपान आर। हम इस जी को इस जी से खा लेंगे, माइनस साइन काट डालेंगे, हम एच के चक्कर में आएंगे तो आर ये सब खत्म हो गए, माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2g इज इक्वल टू एच, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपान 2g इज इक्वल टू एच। अब मुझे एच चाहिए था। यहाँ आर पृथ्वी की त्रिज्या है जो 6400 किलोमीटर थी
मीटर बना के होल स्क्वायर कर लीजिए। ओमेगा पृथ्वी का आवर्तकाल है, ओमेगा बराबर 2π/t, टी 24 घंटा होता है, घंटे का मिनट होता है, मिनट का सेकंड होता है। आंसर को सेकंड में लाना है हमें। ओमेगा स्क्वायर अपान 2g। हमने इस सवाल को पहले बहुत बार लगाया है, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग में शायद पहुँच जाए। 10,000 मीटर। आप वेरीफाई करने के लिए, तसल्ली करने के लिए यही डेटा उठा के सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिए। तो एग्जैक्ट 10,000 किलोमीटर की गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन कुछ कम पॉइंट्स में बेसिक या पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा आएगा। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है मेरे लिए, 10वां सवाल है मेरे लिए, मेमोरी है। लिखा भी तो 10 किलोमीटर अप्रॉक्स, नॉट एग्जैक्ट 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अप्रॉक्स। सवाल को समझा करो, सवाल तुम लोग समझते नहीं हो, बस ऐसे बैलों की तरह काम करने लगते हो। करें इक्वेटर पर स्प्रिंग उतना ही खींचता है किसी वेट के कारण। जैसे हम इक्वेटर पर खड़े, स्प्रिंग में कोई वजन लटका दें तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा ना। तो मान लो स्प्रिंग KY स्ट्रेच हुआ है, तो इक्वेटर पर जी का मान जी थोड़ी ना होता है, G' - RU ओमेगा स्क्वायर। अब कह रहा है पोल से कितना ऊपर जाए, तो ऊपर जाने का एक ही सूत्र पढ़ें क्या है हम लोग, ये वाला। तो इसी को टेक्नोलॉजी से लगा दिए, मतलब बहुत ऊंचे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ बहुत कम मार्जिन आ रहा है, दशमलव का अंतर आ रहा है। तो 100, 500, 1000 किलोमीटर नहीं चल के जाना है, 10, 5, 20 किलोमीटर ही जाना है। तो क्योंकि अब ये राशि छोटी हो गई और ये घात आगे है, तो हमने परंपरा बताई ये घात आगे आ जाती है। यानी इक्वेटर से ऊपर, पोल से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू ये हो जाएगी। यही मैंने रख कर किसी को इसे मार के कैलकुलेट, जैसे हमेशा होता है वैसे आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखें भैया, 28 करें। पेंडुलम हैविंग ए बाब ऑफ मास m हैंगिंग इन ए शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, यहू बहुत दिमाग लगा के सवाल बनाए रहते हैं, पढ़ने से ही हालत ख़राब हो जाती है। ये रही मेरी अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे तो है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ए पेंडुलम हैविंग ए बाब ऑफ मास m हैंगिंग इन ए शिप। एक शिप में एक पेंडुलम रखा है, सेलिंग अलोंग इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू, आपको पता है हम लोग यहाँ पृथ्वी के सेंटर में थोड़ी रहते हैं, हम सभी पृथ्वी के पृष्ठ पर रहते हैं, सरफेस पर। इसके सरफेस से चल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। ये पृथ्वी का अंदर, ये गोला है ना, अगर मैं आपको ग्लोब से दिखाऊं तो हम सब पृथ्वी के पृष्ठ पर ही तो रहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर, यहाँ किनारे पर, इक्वेटर पर एक शिप है, वो ईस्ट से वेस्ट को जा रहा है और हमेशा सरफेस पर ही रहते हैं। चाहे जहाँ, जैसे आपके पास अगर एक बॉल हो, मुझे एक बॉल रख लेनी चाहिए, एक बॉल हो ऐसे, समझ लो ये अर्थ है। तो हम अर्थ के सरफेस पर ही तो सारे लोग रहते हैं। तो चाहे जहाँ को चलें, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, तो रहते तो सरफेस पर ही है ना, चलते तो पृष्ठ ही पर हैं। तो क्या कह रहा है, ए पेंडुलम हैविंग ए मास ऑफ m हैंगिंग इन ए शिप सेलिंग अलोंग इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। व्हेन शिप इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वाटर द टेंशन द स्ट्रिंग इज T0। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। आपको तो पता है अर्थ अपनी एक्सिस पर ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है। हाँ, ओमेगा बराबर 2π/t, जहाँ t 24 घंटा है। तो हमसे पूछा है फाइंड स्पीड, तो v = तो r ओमेगा होता ही है, v = r ओमेगा, यहाँ r है रेडियस ऑफ अर्थ। चेक करो, पहला आंसर तो आ गया होगा। अरे कोई भी चीज़, हम भी तो v वेलोसिटी से चल रहे हैं, v बराबर r ओमेगा है हमारे लिए भी। हम अगर यहाँ हैं, हम स्थिर होते हुए भी मूव कर रहे हैं। आपको पता है पृथ्वी में हम सब तुम्हारे जैसे लोग बहुत तेज़ी से घूमने में लगे हैं।
ऐसा नहीं कि अब तुम यहाँ से अचानक क्लासेस रोज जाते हो घर में सोए हो तो वहीं सोए नहीं हो, बहुत हैवी स्पीड से घूम रहे हो, बहुत तेज़ घूम रहे हो, 24 घंटे में बहुत 1000 किलोमीटर आप घूमाते हो रोज़। ये मत समझना कि आपने दुनिया नहीं देखी है, आप दुनिया का एक चक्कर रोज़ लगाते हो, बस अपनी जगह रहते हो, इतना अंतर है। आना कभी तो एक्सप्लेनेशन करूँगा कैसे होता है साइंस में, बहुत इंटरेस्टिंग है, इफेक्ट बहुत गजब का है। तो पहला आंसर चेक करता हूँ क्या है 28, v बराबर r ओमेगा, एक तो हो ही गया। ठीक, अब सुनो क्या मामला है। ये अपने एक्सिस पर, ये जब ये मान लो शिप यहाँ किनारे खड़ी है तो ये अगर अपनी एक्सिस पर घूम रही तो हम एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन T0 एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बाब। सुनो भैया, कोई भी m मास की बॉडी है उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है जी से। तो प्रश्न कर रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन T0 एंड द अर्थ, T0 एंड द अर्थ। क्या कह रहा है सवाल, कहाँ गया यार, सवाल भी इधर उधर हो गया। हाँ चला गया। पेंडुलम में टेंशन हमारे पास है T0, तो टेंशन में और वेट का जो डिफरेंस है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो सुनो, हमको पता है कोई भी बॉडी जो यहाँ है उसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg से, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है mg से। और अगर पेंडुलम का टेंशन T0 है तो T0 का अपोज mr ओमेगा स्क्वायर करेगा ही, mr ओमेगा स्क्वायर ही करेगा। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल था यार, मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया, ये तो जस्ट सर्कुलर मोशन से लग गया। हम तो इस सवाल को समझ ही नहीं पाए थे क्या कह रहा है, एक ही लाइन में बना दिया। कह रहा है कि शिप में जो पेंडुलम रखा है, पेंडुलम में टेंशन है T, क्योंकि पेंडुलम भी तो रोटेट कर रहा होगा। तो पेंडुलम का जो टेंशन है शिप में लटका होगा। अब क्योंकि अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, तुमको पता है mr ओमेगा स्क्वायर अपोज करेगा टेंशन का, तो T माइनस mr ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ही, तो क्योंकि हर बॉडी को अपनी तरफ अर्थ खींचती है सेंटर की तरफ, तो T0 माइनस mr ओमेगा स्क्वायर बराबर mg। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वैल्यू में, जो वैल्यू पूछी गई थी वो थी हमसे T0 माइनस mg। मैं तो कुछ और ही सोचने में लगा था, ये तो फर्जी सवाल निकला। हम भी बहुत बढ़िया समझ नहीं पाए थे ये क्या कहना चाहता है, T0 माइनस mg। अरे भाई यार, ये शिप में कोई मान लो पेंडुलम है तो पेंडुलम का टेंशन अंदर को लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर बाहर को खींचेगा, mg सदैव अंदर की तरफ होता है। तुमको पता है इन दोनों बलों का परिणामी mg के बराबर होना चाहिए। तो हमसे T0 माइनस mg पूछा गया था कि स्प्रिंग का टेंशन और उसका जो वेट का डिफरेंस है वो बताओ। हो गया, वो तो आंसर ही आ गया। इसके बाद एक सवाल इन्होंने और हमसे पूछा है, द शिप सेल एट स्पीड v। अगर अब शिप पहले तो रुकी हुई थी, अब सेल को अगर v स्पीड से चलाया जाए, व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी हमें बताना है। अगर शिप v स्पीड से चलने लगे तो स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी। तो स्प्रिंग की नई टेंशन को T कह दो स्प्रिंग की, mg तो रहना ही रहना है। अब mv स्क्वायर बाई r, mr ओमेगा स्क्वायर, तो mr रहेगा ही, ओमेगा की वैल्यू अब कुछ बदल जाएगी, ओमेगा डैश स्क्वायर हो जाएगी। यही हमसे पूछा गया है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत टेंशन देना नहीं है।
थोड़ा सी वाला अटक रहा है, क्या कहना चाहता है, परफेक्शन के साथ बन नहीं रहा है। इसका सी थोड़ा सा रोक लें 2 मिनट। क्या कहना चाह रहा है, सी समझ नहीं आ रहा है, सी का स्टेटमेंट क्लियर नहीं। 2 तो एकदम आसानी से लग गई, ये भी हमें कुछ कम आ रहा था लेकिन बन गया है। एक 30 था प्रदीप आपका। द मून टेक्स अबाउट 27.3 डेज रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ दिस, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। कैसे आदमी हो यार तुम लोग, हाँ? ये सवाल कौन कहा था तुमसे लाने के लिए? बोला अर्थ जो है, ओ सॉरी मून, हमारी अर्थ का चक्कर 27.3 डे में लगाती है। तो ये मून क्या है? सेटेलाइट है। सेटेलाइट के टाइम पीरियड का रिलेशन आपको बताया था, T बराबर 2 RE + H का होल पावर 3/2 अपॉन रूट GME। यही तो बता रखा है, और कोई मामला ही नहीं। मून टेक्स 27.3 डेज, डे के घंटे, घंटे के मिनट, मिनट के सेकंड, क्योंकि फिजिक्स में एम के सिस्टम का बड़ा रोल है। 2 रहेगा 2। सर्कुलर ऑर्बिट की पूरी रेडियस यानी RE + H का मान ही दे रखा है, बढ़ो ना। नियरली सर्कुलर ऑर्बिट 3.84 10⁵ और 3 और मिला दें 10⁸ हो जाएगा किलोमीटर। इसकी होल पावर 3/2 अपान कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ। यार कैसे आदमी हो तुम, हैं? हैंग हो गया क्या? ये डेरिवेशन क्या है? अभी तो सीधे फॉर्मूला है, बोर्ड में ऐसा सवाल ना पूछा जाए। कैपिटल जी का मान पता है, मास ऑफ एम ही चाहिए। यही सवाल तो बोर्ड वाली किताब में भी है, 30 नंबर कौन कहा था देने को। इसके बाद आखिरी सवाल हो गया, इससे एम का मान निकालो। रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज R1। किसी प्लैनेट की रेडियस R1 है। सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड इन इट इन सर्कुलर रेडियस स्मॉल r2। अच्छा देखो, कोई प्लैनेट है, उसकी रेडियस R1 है, ये पूरी R1, और जो प्लैनेट घूम रहा है वो रेडियस R2 है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये R2 है, ये R1 है और ये R2 है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन T है। ये तो बेकार सवाल हो। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट। उस प्लैनेट पर स्मॉल g का मान चाहिए। तुमको पता है किसी भी सैटेलाइट के लिए T बराबर 2 RE + H की होल पावर 3/2 अपान रूट GME। रूट GME स्मॉल g RE स्क्वायर होता है। मामला अर्थ का है। जब तक हम किसी दूसरे प्लैनेट पे गए हैं क्या फ़र्क पड़ता है, 2 तो रहेगा ही रहेगा। जो RE + H है यही मेरा R2 है, तो R2 की पावर 3/2। जी हाँ, यही तो R2 RE + H है, R1 + H अपान ये RE यानी उस ग्रह की त्रिज्या है जिसे R1 कहा गया है। बस अब मुझे चाहिए उस ग्रह पर स्मॉल g का मान। हो गया, आंसर आ गया। T², तो बेसिक कॉमन सेंस लगाने का सवाल है। स्क्वायर करेंगे तो R2 का क्यूब हो जाएगा अपान g R1² हो जाएगा। g के चक्कर में आया था, उस ग्रह पर g का मान जो होगा, जो भी होगा, g एट प्लैनेट बोल दो। g एट प्लैनेट बोलोगे तो 4π² रहेगा ही, वो जो दूसरा कोई ग्रह होगा। यहाँ R2 क्यूब हो जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा और T का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, इसका कोई औचित्य नहीं था। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ द क्वेश्चन, फंडामेंटल। तो देखा कि एक आध दो सवाल ही थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट के साथ आए हैं, बाकी कोई सवाल फंसा नहीं है। एक आखिरी वाला, एक क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने भेजा था, वो 8 नंबर सवाल मैं बना नहीं पाया हूँ। पता नहीं उसमें क्या क्या कह रहा है, पकड़ ही नहीं आ रहा है। मैं उसको कई एंगल से बनाने की कोशिश करता हूँ, पहले भी नहीं बना है कभी, हमेशा अटक जाता रहा है। तो फिर देखूंगा, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो एक आध सवाल फ़र्क नहीं पैदा करता है, कंसेप्ट उसकी नहीं बन रही है कहीं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।